video we will discuss about tools of recombinant DNA technology। आज हम recombinant DNA technology में जो tools यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो recombinant DNA technology क्या है। recombinant DNA technology में हम दो अलग अलग सोर्स से DNA लेकर उन्हें कंबाइन करते हैं, मीन्स हम नया DNA बनाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इस डीएनए को हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे ये रेप्लिकेट होता है और अपनी दूसरी कॉपीज बनाता है। ये हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें यूज होने वाले टूल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है वो एंजाइम जो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर कट करने का काम करता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पे आते हैं। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो था HindII। ठीक है, ये जो HindII एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए के 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है और उसको ऊपर बाइंड होकर उसको कट करता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करें, वहाँ जाके बाइंड हो और डीएनए को कट करने का काम करें। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें तो HindII के अलावा आज हमारे पास कुल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिनका यूज हम डीएनए को कट करने में और फिर दूसरे डीएनए बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप्स के एंजाइम दिए गए हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एक्सोएंडोन्यूक्लियस। ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ही टाइप्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियस के बारे में। जैसे कि नाम से ही लग रहा है एक्सो मीन्स ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए को बाहर की तरफ कट करेगा। ये अपने रिकॉग्नाइजेशन साइट को पहचानेगा और वहाँ जाके बाइंड होगा और डीएनए को एंड पे कट करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियस। एंडो मीन्स अंदर। ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए के अंदर पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, उसका पूरा अच्छे से देखेगा, उसके बाद उस साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद उस पर बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद डीएनए को उस स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम करता है। ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये डीएनए के सीक्वेंस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज करा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ड है मलयालम। आप मलयालम वर्ड में क्या देखेंगे कि आप इसको आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो, प्रोनाउंसिएशन हमेशा मलयालम ही निकलेगा। ठीक है, तो जो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका वर्क भी कुछ ऐसे ही है। ये डीएनए के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है और वहाँ जाके बाइंड होता है और फिर डीएनए को कट करने का काम करता है। अब यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डीएनए के कट करने का काम है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहे हैं ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेंगे। हमको पता है हमारा डीएनए डबल हेलिक्स है, तो ये क्या करेगा जब बाइंड होगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करने का काम करेगा। इस तरह से हमको डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। अब हमको जब नया डीएनए बनाना है तो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स तो अलग कर लिए, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काट तो लिया, बट क्या हमें उन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है? अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमको दो डीएनए को जोड़ना है, तो उनको जोड़ने के लिए भी हमको किसी न किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है ये दो डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाता है। ठीक है, ना नेक्स्ट वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड। अब हमको जब डीएनए नया बनाना है तो हमको दो अलग अलग सोर्स से डीएनए लेना पड़ेगा। तो जो हम डीएनए लेते हैं वो होता है हमारा प्लाज्मिड, जिसको हम वेक्टर डीएनए भी बोलते हैं। प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वही हमारा प्लाज्मिड है, उसे ही हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जब हम नया डीएनए बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो हम उसमें एक डीएनए लेते हैं प्लाज्मिड डीएनए जिसे हमने वेक्टर बोला है और एक लेते हैं हम फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से हम दो अलग अलग सोर्स से डीएनए लेते हैं। ना नेक्स्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म जिसमें हम कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। हमने जो अलग अलग सोर्स से डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उनको काटा, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उसको जोड़ा, अब हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पर जो हमारा नया डीएनए बना, इसकी वर्किंग को देखने के लिए हमको इसको किसी न किसी सेल में तो इंट्रोड्यूस करना ही होगा। तो यहाँ पर हम जो सेल यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल। हम जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये उस सेल के डीएनए के साथ रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा, मतलब उस सेल के जीनोम में जाकर ये वहाँ पे अपनी रेप्लिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा और अपनी ही जैसी दूसरी कॉपीज बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है और डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये कंप्लीट होगी। क्योंकि अगर हमने नया डीएनए बनाया है तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि वो रेप्लिकेशन कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमको उसको इंट्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इन सारे टूल्स की हेल्प से हम कैसे एक नया डीएनए बनाते हैं, उसकी प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, आई होप आपको ये सारे टूल्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।